Hello everyone, a beautiful good morning to all. Welcome back to my channel. I am Pooja एंड राम राम, सुप्रभात एंड नमस्ते। जल्दी से आ जाइए, वीडियो को ज्वाइन कर लीजिए। और आज हम 2 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को विद एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के एंड में हमेशा की तरह एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो आज हमें सबसे पहले तो बात करनी है कॉरिडोर के बारे में, जो कि चाइना के BRI प्रोजेक्ट को काउंटर करता है। फिर हमें बात करनी है यहाँ पे कुछ इंडेक्स के बारे में। इसके अलावा 27 नंबर के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं SBI के, मतलब SBI को नया चेयरमैन मिल गया है। तो वीडियो के एंड में हम कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन भी देखेंगे और ऑब्वियसली बात है रिवीजन क्वेश्चन भी होंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आज के क्लास के करंट अफेयर्स की PDF आपको लेनी है तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी अवेलेबल है, या फिर आप सिंपली सर्च भी कर सकते हैं पूजा जैन CA 247। ओके है जी। सो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस कॉरिडोर के बारे में जिसका नाम है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। और इसको 2000 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया था। इनिशियली 10 मेंबर नेशन इसके पार्ट थे, बट बाद में इसका एक्सपांशन होता रहा और प्रेजेंटली 13 मेंबर कंट्रीज आपको इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का पार्ट देखने को मिलेंगी। इन बुल्गारिया आपको ऑब्जर्वर कंट्री देखने को मिल जाएगी। सो ऑब्जर्वर कंट्री क्या है? तो बुल्गारिया आपको ऑब्जर्वर कंट्री देखने को मिल जाएगी। व्हाई इट इज इन न्यूज? तो आप देख पाएंगे कि रशिया हैज सेंट 2 trains कैरिंग कोल टू द इंडिया थ्रू द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फॉर द फर्स्ट टाइम रशिया ने 2 ट्रेन्स भेजी हैं इंडिया कोल के साथ, जिसमें कोल भरा हुआ है, कोयला भरा हुआ है। ठीक है, रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग से यहाँ पे यात्रा शुरू होगी और ख़त्म कहाँ होगी? मुंबई में, मुंबई के पोर्ट में ख़त्म होगी। बाया यहाँ पे ईरान का एक पोर्ट है जिसका नाम है बंदर अब्बास पोर्ट ऑफ ईरान। वहाँ से होते हुए ये 7200 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करेगी। द कंसाइनमेंट विल ट्रेवल ओवर 7200 किलोमीटर फ्रॉम द सेंट पीटर्सबर्ग रशिया टू द मुंबई पोर्ट बाय द बंदर अब्बास पोर्ट ऑफ द ईरान। आप देख सकते हैं ये पूरा कनेक्टिविटी इंडियन ओशियन या अरेबियन सी बोल सकते हो, गल्फ नेशंस के साथ बोल सकते हो, और कैस्पियन सी या पर्शियन गल्फ, कैस्पियन सी और इंडियन ओशियन को ये आपको कनेक्ट करता है, ये पूरा का पूरा आपका कॉरिडोर। ठीक है, अगर इस कॉरिडोर के बारे में और हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है जब ये वाला कंसाइनमेंट आएगा तो इसको रेलवे रूट से भी आना पड़ेगा, फिर शिप रूट भी होगा, रोड भी होगी, एटसेट्रा। तो यहाँ पे ये पूरा रूट रेलवे लाइंस, रोड नेटवर्क और शिपमेंट से कवर होता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे रशिया पे ये सेंट पीटर्सबर्ग है जो कि कनेक्ट करता है मुंबई पोर्ट को बाया बंदर अब्बास पोर्ट ऑफ द ईरान। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुआ था? जैसे कि मैंने कहा 12 सितंबर 2000 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था। एंड बुल्गारिया हैज ज्वाइन एज अ ऑब्जर्वर स्टेट एंड 13 मेंबर नेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। डन इतनी चीजें? चलिए सो स्टार्ट करते हैं 2 इंपॉर्टेंट इंडेक्स के बारे में। पहला इंडेक्स है EIU, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, एक इंडेक्स पब्लिश किया है जिसका नाम है 2024 ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स। इस इंडेक्स में 173 सिटीज, पूरे वर्ल्ड की 173 सिटीज की असेसमेंट किया गया है इन 5 डिफरेंट पैरामीटर्स कि इन 5 पैरामीटर्स के हिसाब से कौन सा शहर अच्छा है, रहने लायक है, जहाँ पे रहा जा सकता है। तो ये 5 इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं आप देखेंगे? स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, कल्चरल एनवायरनमेंट, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इनके बेसिस पे 173 नेशंस की रैंकिंग की गई है। और थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर में लगातार तीसरी बार टॉप पर कौन है? तो वियना इन ऑस्ट्रिया। तो एक शहर है ऑस्ट्रिया में जिसका नाम है वियना और यहाँ पर ये टॉप पर है, हैज़ बीन क्राउन्ड द वर्ल्ड बेस्ट सिटी टू द लिव इन, सबसे ज़्यादा रहने लायक शहर। टॉप 10 में इंडिया का एक भी शहर नहीं है, टॉप 20 में भी नहीं है। यहाँ पर दिल्ली और मुंबई 2 शहर हैं जो कि 141 पोजीशन पे है, जो कि बहुत पीछे हैं। चलिए अब बात करते हैं बॉटम नेशन के बारे में। ऐसे कौन से शहर है जो रहने लायक नहीं है और इन सारे कैटेगरीज में फुलफिल नहीं होते, मतलब ना ही प्रॉपर हेल्थ केयर है, ना ही एजुकेशन है, ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, एटसेट्रा। तो आप देखेंगे सीरिया का एक शहर है जिसका नाम है डेमस्कस, ये आपको बॉटम प्लेस पे देखने को मिल जाएगा। अगर हम अपने नेबर्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि कराची पाकिस्तान का जो शहर है एंड बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, ये आपको बॉटम 10 ऑफ द लिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर एक लिस्ट देख सकते हैं जिसमें आपको टॉप 3 और बॉटम 3 याद करने हैं। सो टॉप 3 कंट्रीज कौन सी है या टॉप 3 सिटीज कौन सी हैं जो रहने लायक है अकॉर्डिंग टू द EIU? सो फर्स्ट नंबर पे है वियना इन ऑस्ट्रिया, देन कोपेनहेगन इन डेनमार्क एंड ज़ुरिच इन द स्विट्जरलैंड। ओके,
अगर हम बॉटम 3 देखेंगे तो डेमेस्कस इन सीरिया 173rd पोजीशन पे, देन ट्रिपोली लेबनान इन 172 पोजीशन पे, एंड अल्जीरियस इन अल्जीरिया 171 पोजीशन पे आपको देखने को मिल जाएगा। डन इतनी चीज़ें। चलो अब अगला एक इंडेक्स देखेंगे विच इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। अभी जो इंडेक्स है ये IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसे रिलीज करता है, जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स डैशबोर्ड। इसमें 174 कंट्रीज के असेसमेंट किया गया और उसके अकॉर्डिंगली इस इंडेक्स को पब्लिश किया गया है। तो बेसिकली 4 की एरियाज में असेसमेंट किया गया है। वो 4 की एरियाज है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल एंड द लेबर मार्केट पॉलिसीज, इनोवेशन एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन एंड एथिक्स। ये कुछ 4 की पैरामीटर्स हैं जिस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AIPI इंडेक्स को असेस किया गया है बाय द IMF। अब यहाँ पे जो 174 नेशंस है ना, इन 174 नेशन को इन डिफरेंट कैटेगरीज डिवाइड किया गया है। पहले है आपकी एडवांस इकोनॉमी लाइक सिंगापुर जैसे बड़े बड़े शहर। सेकेंड नंबर पे आता है इमर्जिंग मार्केट जैसे कि इंडिया वाला शहर, इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट कंट्री में आता है, और आपके लो इनकम कंट्रीज। तो यहाँ पे 174 कंट्रीज का असेसमेंट करके उनको 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। अगर हम बात करते हैं एडवांस इकोनॉमी सेगमेंट में, तो एडवांस इकोनॉमी सेगमेंट में सिंगापुर टॉप पर है। सिंगापुर का स्कोर 0.8 है। तो सिंगापुर, डेनमार्क एंड द USA, सिंगापुर, डेनमार्क एंड USA अमंग द हाईएस्ट रेटेड एडवांस इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू द AIPI इंडेक्स ऑफ द IMF। ओके है जी। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया के बारे में। सो इंडिया को इमर्जिंग इकोनॉमी कैटेगरी में रखा गया है। इंडिया का स्कोर 0.49 है और रेटिंग है इसकी 72 आउट ऑफ 172 नेशंस। अगर आप अपने नेबर्स के बारे में बात करेंगे तो बांग्लादेश 113 पोजीशन पे, श्रीलंका 92 पोजीशन पे एंड चाइना 31 पोजीशन पे मिल जाएगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का फॉर्मेशन 1944 में अंडर द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था। वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर भी आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे एक छोटी सी लिस्ट देख सकते हो। टॉप 3 नेशन है सिंगापुर, डेनमार्क और USA। सिंगापुर का स्कोर है 0.8। वहीं अगर इंडिया की बात करते तो इंडिया 72 पोजीशन पे आउट ऑफ 174 कंट्रीज एंड इंडिया का स्कोर है 0.49। तो ये दोनों इंडेक्स हमने यहाँ पे एक एक करके कवर कर लिए। चलिए अब बात करते हैं कुछ स्टेट न्यूज़ पे। तो सबसे पहले आता है पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व सभी लोगों को पता है, वो मोगली की कहानी द जंगल बुक तो ज़रूर देखी होगी। वो मोगली की जो रियल लाइफ स्टोरी है वो पेंच टाइगर रिजर्व से ही इंस्पायर्ड है। और इस बुक के ऑथर कौन है, ये क्वेश्चन तो पूछा गया है। द जंगल बुक के ऑथर कौन है? तो जंगल बुक फेमस जो बुक है इसको लिखा है रुडयार्ड किपलिंग ने। ठीक है, ये फेमस बुक है जो कि पेंच टाइगर रिजर्व से एसोसिएटेड है और इसमें आपको इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है। पेंच टाइगर रिजर्व आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, लेकिन जो पेंच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आपको मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बॉर्डर एरिया में देखने को मिलती है। अभी हम न्यूज़ में क्यों हैं, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं? तो हम इसलिए इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि पेंच टाइगर रिजर्व पहला टाइगर रिजर्व हमारी कंट्री में बन गया जिसने AI सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है फॉर द अर्ली डिटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर एक बहुत बड़ा कंसर्न है, लगातार जंगलों में आग लगती रहती है। तो क्यों ना हम AI टेक्नोलॉजी का यूज़ करें और अर्ली डिटेक्शन कर सकें फॉरेस्ट फायर का। तो पेंच टाइगर रिजर्व रिसेंटली लॉन्च एन एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम फॉर द अर्ली डिटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट फायर। ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व आपको सिवनी एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। पेंच रिवर इस फॉरेस्ट में बहती है, इसलिए इसका नाम पेंच टाइगर रिजर्व आपको मिल जाएगा और ये आपके प्रोजेक्ट टाइगर का एक पार्ट है। नेक्स्ट है ईटानगर वीमेन पुलिस स्टेशन अचीव्स ISO सर्टिफिकेशन। तो ईटानगर जो कि आपके अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल भी है, ईटानगर के जो वीमेन पुलिस स्टेशन है उसको रिसेंटली ISO सर्टिफिकेशन दिया गया है। अब ये क्या सर्टिफिकेशन होता है, इससे फ़ायदा क्या होता है? तो ISO सर्टिफिकेशन एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो कि बताता है कि आपके पुलिस स्टेशन में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आप जहाँ भी वर्क कर रहे हैं वो एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को अश्योर करता है। तो सर्टिफिकेशन इज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दैट सिग्निफाई द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब ये जो ईटानगर का पुलिस स्टेशन है इसका एक तो प्रॉपर मेंटेन है, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है और ये कमिट करता है और बहुत ही जल्दी जो भी कंप्लेंट्स आती हैं, जो भी क्राइम्स होते हैं अगेंस्ट द चिल्ड्रंस एंड वीमेन, उनको रिजॉल्व कर देता है। इसलिए इसको ISO सर्टिफिकेशन दिया गया है। ठीक है, ईटानगर के बारे में, अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं जिसकी कैपिटल तो आपको अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर मिल चुकी है। चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू हैं। गवर्नर कौन है? तो KT पटनायक है और असेंबली सीट से यहाँ पे 60। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे
बस हम इस आर्टिकल को इसलिए हमने लिया है क्योंकि हमें 2 आर्टिकल सीखने हैं बस, इससे ज़्यादा इसका कोई महत्व नहीं है। द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट एंड द लीडर ऑफ द हाउस। हम सभी को पता है अभी रिसेंटली 18th लोकसभा इलेक्शन हमारी कंट्री में कंक्लूड हुए हैं। 18th लोकसभा इलेक्शन के बाद आपको पता है लोकसभा लीडर प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी हैं, सिमिलर राज्यसभा में जेपी नड्डा आपके लीडर हैं, और आपके राज्यसभा के लीडर के बारे में बात कर रही हूँ। राज्यसभा पे अपोजिशन के लीडर कौन हो जाते हैं? आपके मल्लिकार्जुन खड़गे हो जाते हैं। डन इतनी चीज़ें। तो यहाँ पर जब इलेक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं और पहली जो असेंबली मीटिंग होती है, तो पहली असेंबली मीटिंग को एड्रेस करती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और एक ज्वाइंट सिटिंग होती है, मतलब राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर साथ में बैठते हैं। The President of India recently addressed the joint sitting of both the houses of the parliament, and it was the first time she addressed the newly elected 18th Lok Sabha। यहाँ पे ये joint sitting के बारे में बात हुई है जिसमें आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों साथ में बैठते हैं। इसके रिलेटेड आपको 2 आर्टिकल्स हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में मिलते हैं। पहला आर्टिकल है विच इज़ आर्टिकल नंबर 87। आर्टिकल 87 ये कहता है कि जब भी इलेक्शंस होते हैं और पहली असेंबली सिटिंग होती है तो उसका पहला भाषण कौन देता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देता है। फर्स्ट इज द प्रेसिडेंशियल एड्रेस अंडर द आर्टिकल 87। लेकिन आर्टिकल 108 भी आपकी जॉइंट सिटिंग से एसोसिएटेड है। जब कोई बिल पास हुआ है लोकसभा से और राज्यसभा ने उसको रोक दिया, या राज्यसभा ने बिल पास किया लोकसभा ने रोक दिया, मतलब जो डेडलॉक की कंडीशन होती है ना, तो डेडलॉक की कंडीशन में जब जॉइंट सिटिंग होती है तो वो आपको आर्टिकल 108 में मिलती है। तो 2 तरीके से जॉइंट सिटिंग के प्रोविजन है हमारे देश में, एक आर्टिकल 87 में है और एक आर्टिकल 108 में है। डन। नेक्स्ट है न्यू क्रिमिनल लॉज इन फोर्स। 1 जुलाई को हमारे देश में 3 नए क्रिमिनल लॉज को इम्पोज कर दिया गया है। हमको बस डेट्स याद रखनी है, दैट्स इट। इसके अलावा जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए आप मुझे कि आईपीसी इंडियन पीनल कोड किस गवर्नर के समय हमारे देश में आया था। मतलब उस समय ब्रिटिश एरा था और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कोई ना कोई तो रहा ही होगा, या वायसराय ऑफ इंडिया कोई ना कोई रहा होगा। उनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और अगर आंसर नहीं पता है तो अगेन सजेशन ये है कि मैंने पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया है, पार्ट 2 कंप्लीट कर दिया है, और आज आपका पार्ट 3 भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बस मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना है, मैंने सारा कंटेंट तैयार कर लिया है। तो मैंने जितने भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वायसराय ऑफ इंडिया है, उनके टेन्योर में क्या क्या काम हुआ है, वो सारी बातों को PYQ के साथ कवर कर दिया है। पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हो, और आज आपको पार्ट 3 भी मिल जाएगा। सो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए, तो जहाँ पर आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड इंडियन पीनल कोड 8060 विल बी एप्लीकेबल फॉर द ओल्ड केसेस। यहाँ पर 3 नए लॉज को 1 जुलाई को इम्प्लीमेंट किया गया है हमारी कंट्री में। कौन कौन से हैं? तो भारतीय न्याय संहिता, जिसने रिप्लेस किया है इंडियन पीनल कोड 1860 को रिप्लेस कर दिया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसने रिप्लेस किया है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC को। एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसने रिप्लेस किया है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। डन। चलिए अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से, मतलब श्री भूपेंद्र यादव जी ने क्या काम किया है। इन्होंने कहा है कि इंडिया बिकम्स द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रिपेयर अ चेकलिस्ट ऑफ इट्स एंटायर फाउना। फ्लोरा मतलब आपके सारे के सारे जो प्लांट्स के स्पीसीज होते हैं, फाउना मतलब जो आपके एनिमल के स्पीसीज होते हैं। तो हमारे देश में जितने भी फाउनाज हैं उनकी एक चेक लिस्ट रेडी की है इंडिया ने, और इंडिया वर्ल्ड का पहला ऐसा कंट्री बन चुका है जिसमें कवर किया गया है 1,04,561 स्पीसीज को। ठीक है, और रिसेंटली इस चेकलिस्ट को रिलीज किया गया। अभी हमने 109th नंबर का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया था ZSI मतलब जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, कोलकाता में, और इसी ओकेजन में इस चेकलिस्ट को रिलीज किया गया है, एक पोर्टल को रिलीज किया गया है बाय द भूपेंद्र यादव। यू कैन सी ये PIB का डेटा आपको मिल जाएगा। Okay, so India has become the first country in the world to prepare a checklist of its entire fauna population, जिसमें 1,04,561 स्पीसीज को कवर किया गया है। एंड दिस मेक्स इंडिया द ग्लोबल लीडर इन द बायोडाइवर्सिटी डॉक्यूमेंटेशन एंड द कंजर्वेशन। रिसेंटली 109th नंबर की एनिवर्सरी थी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की कोलकाता में, जहाँ पे इसको इन्फॉर्मेशन को रिलीज किया गया और एक चेक लिस्ट को यहाँ पे रिलीज किया गया है बाय द भूपेंद्र यादव जी। और इन्होंने 2nd एनिमल टैक्सोनॉमी समिट को भी इनॉग्रेट किया है कोलकाता में, जिसमें
नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के डेलीगेट्स लंदन से आए हुए हैं इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। यू कैन सी द इंफॉर्मेशन अबाउट द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका फॉर्मेशन 1 जुलाई 1916 में हुआ था कोलकाता में। इट वॉज सेटअप टू स्टडी एंड डॉक्यूमेंट द फाउना ऑफ द कंट्री, और इसको कंट्रोल कौन करता है? आंसर हो जाएगा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर धृति बैनर्जी आपको डायरेक्टर देखने को मिल जाएंगी। और ZSI का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये क्वेश्चन तो सेवरल टाइम एग्जाम में पूछा गया है, आप PYQ उठाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने रिसेंटली, अभी हमने 29 जून को एक इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया था ना PC महालनोबिस की मेमोरी में, तो उसी दिन आप देखोगे ई-सांख्यिकी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ई-सांख्यिकी पोर्टल हैज ऑफिशियली बीन लॉन्च ऑन द स्टैटिक्स डे। ठीक है, 29 जून को इसको लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। एंड इस पोर्टल को रिलीज किसने किया या लॉन्च किसने किया? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। और हम सभी को पता है कि डॉक्टर अरविंद पनगड़िया 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं। एंड फाइनेंस कमीशन का फॉर्मेशन आर्टिकल नंबर 280 में मिल जाता है। अगेन ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। अभी हमारे देश में 15th फाइनेंस कमीशन रन कर रहा है और इनकी जो रिकमेंडेशन है वो 41% शेयर्स की है कि 41% शेयर आप स्टेट को देंगे टोटल ऑफ नंबर ऑफ टैक्स का। जितना भी आप टैक्स कलेक्ट करते हो 41% आपको स्टेट गवर्नमेंट को देना है। और यहाँ पे 15th फाइनेंस कमीशन के जो हेड है वो NK सिंह है। ओके है, चलो अब यहाँ पे ये जो सांख्यिकी पोर्टल है ये प्रोवाइड करेगा रियल टाइम इनपुट फॉर द प्लानर, पॉलिसी मेकर, रिसर्चर एंड द पब्लिक एट लार्ज। बेसिकली जो कि अलग अलग गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स आती है ना, NSO कई बार रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है, हम पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में बात करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, तो ये सारे की सारा जो डेटा है, रिपोर्ट्स है, वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे होगी। अगर कोई रिसर्च करना चाहता है, हम और आप जैसे लोग पढ़ना चाहते हैं, तो ईजिली उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें आपको 2 मॉड्यूल देखने को मिलेंगे। पहला मॉड्यूल है डेटा कैटलॉग मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में आपको मिनिस्ट्रीज के डिफरेंट डेटाज और डिफरेंट रिपोर्ट मिलती है जिनको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो, पढ़ सकते हो, जिसमें आपको नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, पीरियोडिक लेवल फोर्स सर्वे, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे एंड द मल्टीपल इंडिकेटर सर्विस वगैरह जैसे कई सारे डेटा यहाँ पर मिल जाएंगे। सेकेंड नंबर पे आता है मैक्रो इंडिकेटर मॉड्यूल, जिसमें आप अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो। तो इस तरीके से इस पोर्टल को रिसेंटली लॉन्च किया गया है। चलिए अब बात करते हैं राजस्थान से। राजस्थान के CM हमको दिखाई दे रहे हैं जिनका नाम है भजन लाल शर्मा, और इन्होंने रिसेंटली मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि को लॉन्च किया है। कहाँ पर? राजस्थान में, टोंक में। ठीक है, तो यू कैन सी द राजस्थान चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा लॉन्च द स्टेट गवर्नमेंट मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि एट द कृषि उपज मंडी इन द टोंक। टोंक कहाँ है? राजस्थान में है। इसके लिए इन्होंने पहला इंस्टॉलमेंट भी रिलीज कर दिया है 650 करोड़ रुपीस का। इसका फायदा लगभग 65 लाख फार्मर्स को होने वाला है। ठीक है, अब इसका ये मतलब नहीं है कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि अगर लॉन्च कर दी गई है राजस्थान में, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम है जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान निधि स्कीम, जिसको हम PM किसान के नाम से जानते हैं, इसका फायदा भी फार्मर्स को मिलेगा। PM किसान स्कीम में क्या किया जाता है? 6,000 रुपये एनुअली, हर साल 6,000 रुपये 3 इंस्टॉलमेंट में 6,000 रुपये फार्मर्स को दिए जाते हैं। ये तो मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ पर मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि में जो एनुअली 2,000 रुपीज, एनुअली 2,000 रुपये है, ये भी किसानों को मिलेगा। तो 2,000 इसके, 6,000 इसके, 8,000 रुपये एनुअली किसानों को मिलेंगे अलग अलग इंस्टॉलमेंट में। PM किसान निधि में जो आपकी इंस्टॉलमेंट है वो 2,000 रुपये की 3 इंस्टॉलमेंट होती है। ठीक है, सिमिलर यहाँ पे इस 2,000 रुपये की, मतलब जो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि है, इसमें भी 3 इंस्टॉलमेंट होंगी। वो 3 इंस्टॉलमेंट होंगी 1,000 रुपीज, 500 रुपीज एंड 500 रुपीज की। डन, क्लियर हो गया। It is an income support scheme launched by the state government to boost the income of the eligible farmer of the state. Under the Mukhyamantri Kisan Samman Nidhi, the eligible farmer will receive the 2,000 rupees per year. They will receive money in the 3 installment, 1,000, 500 and 500, and the amount will be directly transferred into the bank account of the eligible farmers. तो ये बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। ओके, अब इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए नोडल एजेंसी तो होगी, कोई ना कोई तो स्कीम को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेगा ही। तो कोऑपरेटिव डेवलपमेंट
cooperative department, Government of Rajasthan has been designated as the nodal department for the effective implementation of the मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। इसके अलावा यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट ने कस्टम हायरिंग सेंटर्स भी रेडी किए हैं और 21 कस्टम हायरिंग सेंटर्स को लॉन्च किया है एट द विलेज सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ द स्टेट। अब कोई फार्मर्स हैं, उनको एग्रीकल्चर के लिए, फार्मिंग के लिए कुछ मॉडर्न इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है और वो परचेज नहीं कर सकते, तो लेकिन रेंट पे खरीद सकते हैं, रेंट पे ले सकते हैं। और वो रेंट कहाँ से, रेंट पे आपको प्रोवाइड कौन करेगा? ये कस्टम हायरिंग सेंटर करेंगे। These center will rent modern agriculture equipment to the farmer at the nominal rate। और जिसके लिए ये जो विलेज सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, हर एक सोसाइटी को 8 लाख रुपीज़ यहाँ पे राजस्थान गवर्नमेंट ने दिया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन एंड उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दिनेश कुमार खारा जी, जो कि हमारे एसबीआई के चेयरमैन थे, ठीक है, और ये अब 63 इयर्स के होने वाले हैं। एसबीआई के चेयरमैन बनने के लिए जो मैक्सिमम अपर लिमिट है वो 63 है और ये कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद इनका रिप्लेसमेंट तो ज़रूर आएगा। तो आप देख सकते हैं नए पर्सन या 27वें नंबर के चेयरमैन कौन बनने वाले हैं हमारे एसबीआई के। तो फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, ये जो एफएसआईबी है, ये हमारे पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स होते हैं या फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उन पे जो टॉप मैनेजमेंट लेवल की आपकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, उनका नाम रिकमेंड करने का काम एफएसआईबी करता है। तो एफएसआईबी ने रिसेंटली सिलेक्ट किया है चाला श्रीनिवास सुलुसेट्टी को एज अ न्यू या नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ये आपके 27वें नंबर के एसबीआई के चेयरमैन हो जाएंगे, जो ऑलरेडी मैनेजिंग डायरेक्टर है अभी एसबीआई में। ओके है जी, और इनका टेन्योर अगस्त 2024 से स्टार्ट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। अभी हमारी कंट्री के जो 13th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, 13th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? एम वेंकैया नायडू, और उनका 75th नंबर का बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया था। तो इस ओकेजन में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 3 बुक्स को लॉन्च किया है जो कि बेस्ड हैं लाइफ पर। किसकी लाइफ पर? एम वेंकैया नायडू की। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर रिलीज बुक ऑन द वेंकैया नायडू, आप देख सकते हैं, जो कि हमारी कंट्री के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं। ये 3 बुक लॉन्च की गई है जिसमें एक बायोग्राफी है, एक फोटो क्रॉनिकल है और एक पिक्टोरियल बायोग्राफी है। ये जो 3 अलग अलग बुक्स हैं, इनका कुछ ना कुछ नाम तो जरूर होगा डेफिनेटली। वेंकैया नायडू द लाइफ इन सर्विस, celebrating Bharat, the mission and the message of the Shri M. Venkaiah Naidu as the 13th Vice President of India, and Mahaneta, life and journey of the Shri M. Venkaiah Naidu। ये 3 बुक्स को लॉन्च किया है किसने? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे। एम वेंकैया नायडू हमारी कंट्री के 13th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट रहे और इनका टेन्योर 2017 से 2022 तक रहा है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिमिनेशन, अर्बन डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जैसे कई सारे पोर्टफोलियो को भी संभालने का काम किया है। खास बात यह है कि 2024 में इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया, तो ये स्टार क्वेश्चन बन गया। पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया 2024 में। अभी सीपीओ में भी पद्म अवार्ड से क्वेश्चन पूछे थे, आने वाले समय में भी एसएससी के अलग अलग एग्जाम में आपका पद्म भूषण या पद्म अवार्ड से क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हमारी कंट्री के पहले चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, और उन्होंने 1988 में हमारे पहले ग्रैंड मास्टर बने थे कंट्री के। इसके अलावा ये फर्स्ट पर्सन है हमारी कंट्री के जिनको हमारी कंट्री का हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड, जिसको हम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जानते थे, 1991-1992 में स्टार्ट हुआ था। नाउ इसे हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जानते हैं। तो वो अवार्ड भी इनको 1991-92 में मिला था और ये पहले अवार्डी हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड मिला था 2007 में। पद्म विभूषण अवार्ड मिला था 2007 में और ये पहले स्पोर्ट पर्सन है जिनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था। तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट नाम है। रिसेंटली न्यूज में क्यों है? रिसेंटली न्यूज में इसलिए है कि फॉर्मर वर्ल्ड चेस चैंपियन, इन्होंने 5 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीता है। ठीक है, तो फॉर्मर वर्ल्ड चेस चैंपियन विश्वनाथन आनंद ऑफ इंडिया हैज वॉन द लियोन मास्टर चेस चैंपियनशिप फॉर द 10th टाइम। 10वीं बार इन्होंने लियोन मास्टर चेस चैंपियनशिप को जीता है और ये लियोन मास्टर चेस चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी? तो स्पेन में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? स्पेन में आपको देखने को मिलेगी और इन्होंने जेमी सेंटोस ऑफ स्पेन को डिफीट करने का काम किया है। कुछ और शॉर्ट यहाँ पे न्यूज़ है, कुछ और पर्सन न्यूज़ में। सबसे पहले है शेफाली वर्मा, और शेफाली वर्मा हम सभी को पता है कि हमारी इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम की एक मेंबर है और ये फास्टेस्ट वीमेन डबल सेंचुरी बनाने वाली क्रिकेटर बन गई है। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में फास्टेस्ट डबल सेंचुरी 200 रन को क्रॉस किया है और ये सेकेंड इंडियन क्रिकेटर है जिन्होंने डबल सेंचुरी लगाई है टेस्ट क्रिकेट में। इसके पहले मिताली राज ने
इस सेंचुरी को, मतलब डबल सेंचुरी को लगाया था। लेकिन फास्टेस्ट किसने लगाई है? शेफाली वर्मा ने। अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच हुआ था उसमें इन्होंने ये काम किया है। चलिए अगला नाम है यहाँ पे सूर्य कुमार यादव। अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है जब से वर्ल्ड कप हुआ है, राइट। तो सूर्य कुमार यादव टेक्स द बेस्ट फील्डर अवार्ड फ्रॉम द जय शाह। तो जय शाह जी ने इनको बेस्ट फील्डर अवार्ड भी दिया है। इसके अलावा हम बात करते हैं, ये है सुमित नागल। सुमित नागल हम सभी को पता है प्रोफेशनल टेबल टेनिस प्लेयर है हमारे देश के, टेनिस खेलते हैं ये, ओके है जी। और इन्हें बैंक ऑफ बड़ौदा ने इन्हें ब्रांड एंडोर्सर बनाया है। अब ब्रांड एंडोर्सर क्या होते हैं? ऐसे कोई पर्सन जो एडवर्टाइज करते हैं किसी प्रोडक्ट के लिए और कहते हैं कि मैं इसे यूज़ करता हूँ और ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो someone, especially a well-known person, who appear in an advertisement and saying that they use and like a particular product. तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऑनबोर्डिंग किया है राइजिंग इंडियन टेनिस सेंसेशन सुमित नागल को एज इट्स ब्रांड एंडोर्सर, ठीक। चलिए अगला नाम यहाँ पे हम देखेंगे, हु हैज़ टेकन चार्ज एज द फर्स्ट वीमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ द महाराष्ट्र। तो पहली महिला मुख्य सचिव महाराष्ट्र की कौन बन गई है? आंसर हो जाएगा सुजाता सोनिक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, What is the total corpus of the rupee support in the revised framework on the currency swap arrangement? तो यहाँ पे शार्क कंट्रीज के साथ RBI ने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग करेंसी स्वैप अरेंजमेंट है उसको रिवाइज किया है फॉर 2024 टू 2027 और इस फ्रेमवर्क को 2012 में लॉन्च किया गया था। और इसके लिए एडिशनल जो कॉर्पस या सेपरेट विंडो ओपन की है उसका अमाउंट क्या है? तो वो है आपका 25,000 करोड़ रुपए, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, Who has been appointed as the president of the European Council? यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? तो पोर्चुगल प्राइम मिनिस्टर है, फॉर्मर पोर्चुगल प्राइम मिनिस्टर है जिनका नाम है एंटिनो कोस्टा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे, Which Indian naval ship has recently reached Pearl Harbor in Hawaii to take part in the 29th edition of the Rim of the Pacific, जिसको हम RIMPAC एक्सरसाइज कहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज का 29th एडिशन कहाँ पर हो रहा है? हवाई में हो रहा है। हवाई कहाँ है? तो हवाई आपको यूएसए का एक पैसिफिक ओशियन में आइलैंड नेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसमें आइलैंड शिवालिक इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहा है। ये अगर बात करें रिम ऑफ पैसिफिक के बारे में तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो कि हवाई में हो रहा है, जिसकी थीम है इंटीग्रेटेड एंड प्रिपेयर्ड, जो कि 1 अगस्त तक रन होना है, जिसमें 29 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट है, विथ विच कंपनी हैज़ अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस साइन एन एग्रीमेंट टू मैन्युफैक्चर 70 mm रॉकेट इन इंडिया। तो 70 mm रॉकेट इंडिया में डेवलप करने के लिए अंडर द आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया इनिशिएटिव अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने साइन किया है एक एग्रीमेंट किसके साथ? थेल्स ग्रुप के साथ। और जो थेल्स ग्रुप है ये फ्रांस की कंपनी है। किसकी कंपनी है? ये कहाँ की है? तो फ्रांस की कंपनी आपको ये देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इतनी चीज़ें, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। अब यहाँ पे जब डिफेंस की बात हो रही है तो हम एक और एग्रीमेंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो GRSC और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। सो बांग्लादेश ने भी साइन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर मेड इन इंडिया 800 टन ओशियन गोइंग टग विथ इंडियाज GRSC। तो इंडिया का जो मिनी रत्न कैटेगरी 1 कंपनी है जिसका नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स, उनके साथ बांग्लादेश की नेवी ने 800 टन का ओशियन गोइंग टग डिज़ाइन करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और ये कॉन्ट्रैक्ट 132 करोड़ रुपीस का है, अप्रॉक्सीमेटली 132 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट GRSC के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ दिन पहले ये जो आपका ड्रेजर दिख रहा है ना, ड्रेजर क्या करता है? ड्रेजर बेसिकली जो सी बेड या रिवर बेड्स होता है उससे गंदगी वगैरह हटाने का काम करता है। तो इसके लिए भी ऑलरेडी बांग्लादेश के साथ कॉन्ट्रैक्ट GRSC ने साइन किया था, ठीक है। इतनी चीज़ें डन। तो यहाँ पे देख सकते हो, मेजर कॉन्ट्रैक्ट टू बी साइन अंडर द 500 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट दैट वाज एक्सटेंडेड टू द बांग्लादेश बाय द इंडिया फॉर द परचेज ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडर द लाइन ऑफ क्रेडिट बांग्लादेश को इतना सपोर्ट, $500 मिलियन का सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है इंडिया, उसी के अंदर ये डिफेंस डील यहाँ पे साइन की जा रही है। क्लियर? ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि बांग्लादेश अभी मैक्सिमम जो भी इक्विपमेंट, डिफेंस इक्विपमेंट यूज़ करता है वो चाइना के हैं। और अभी कुछ समय पहले चाइना से इसने 2 सबमरीन भी परचेज की थी। तो यहाँ पे अब दोस्ती तो निभानी पड़ेगी और चाइना की पावर को भी काउंटर करना पड़ेगा, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब यहाँ पे जब GRSC के बारे में बात हो रही है तो उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है,
Which company has received the Sustainable Governance Champion Award at the Outlook Planet Sustainability Summit and Award 2024? So answer is GRSC, Garden Reach Shipbuilder and Engineer. ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द डेटा कंपाइल्ड बाय द एविएशन एनालिटिक्स फ्रॉम फर्म ऑफिशियली एयरलाइन गाइड OAG, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द एविएशन मार्केट। तो यहाँ पर देखेंगे एक एनालिटिक्स फर्म है जिसका नाम क्या है, ऑफिशियल एयरलाइन गाइड, और इनके अकॉर्डिंगली इंडिया की पोजीशन एविएशन मार्केट में किस पोजीशन पे, तो इंडिया 3rd पोजीशन पे है USA एंड चाइना के बाद, और इसने ब्राज़ील को एंड इंडोनेशिया को भी ओवरटेक कर लिया है। आप देख सकते हैं इंडिया में जो ग्रोथ हो रही है ईयर ऑन ईयर एविएशन सेक्टर में, वो 6.9% की ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी। 6.9% एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ नंबर ऑफ सीट्स इन द डोमेस्टिक सेक्टर बाय द इंडियन एयरलाइन एंड फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। आप देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड में इतनी ग्रोथ कहीं नहीं हो रही है, इंडिया में देखने को मिल रही है। तो इंडिया 3rd पोजीशन पे आता है एविएशन मार्केट में। ओके, नेक्स्ट है, हाउ मच प्राइज मनी हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। मतलब BCCI ने इंडियन टीम को जीतने के बाद कितना प्राइज मनी देने का या कितना अमाउंट देने की बात की है। आंसर हो जाएगा 125 करोड़ रुपीस। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिनामी तोरिसीमा आइलैंड विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली बिलोंग टू विच कंट्री। तो ये आइलैंड जिसका नाम है मिनामी तोरिसीमा आइलैंड कहाँ पर है, तो यह आइलैंड आपको जापान का एक आइलैंड देखने को मिल जाएगा। मतलब ऑप्शन सी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जापान है, जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आपको ये वाला आइलैंड देखने को मिलता है। रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे 230 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ मिनरल्स को डिस्कवर किया है। इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक कार बैटरी वगैरह में किया जाएगा। इस आइलैंड को मरकज आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। जापान का आइलैंड है जो कि आपको पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है। ठीक, नेक्स्ट है, वेयर विल द ग्लोबल इंडिया AI समिट 2024 बी प्लान्ड। तो ये 3rd एंड 4th ऑफ जुलाई को ग्लोबल इंडिया AI समिट होने वाली है और इंडिया में न्यू दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। तो मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन स्कीम को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फॉर गर्ल्स को प्रोवाइड की जाएगी और जो अनएम्प्लॉयड गर्ल हैं उनको भी सपोर्ट किया जाएगा। जो भी एलिजिबल वीमेन है जिनकी एज 21 से लेकर 60 ईयर्स के बीच में, उनको मंथली 1500 रुपीज़ यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके लिए 46,000 करोड़ रुपीज़ का बजट भी अनाउंस किया है बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना किसकी है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की आपको स्कीम देखने को मिल जाएगी। चलिए अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट रिगार्डिंग T20 वर्ल्ड कप 2024 इज करेक्ट। फर्स्ट है, इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता है फॉर द सेकेंड टाइम, सही बात है, लेकिन आफ्टर 2009 नहीं, आफ्टर 2007। पहली बार हमने 2007 में वर्ल्ड कप को जीता था, तो पहला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। द ट्रॉफी वॉज मेड ऑफ द सिल्वर एंड रोडियम मेटल, बिल्कुल आपने ट्रॉफी देखी होगी, सिल्वर एंड रोडियम मेटल से बनी हुई है, सेकेंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड लिखा है जसप्रीत बुमराह वॉज अवॉर्डेड द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, हाँ भाई ये बात भी सही है। तो सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। अगेन ये क्वेश्चन आपका ICC T20 वर्ल्ड कप से ही एसोसिएटेड है। ठीक है, लिखा है कि ये आपका 8th एडिशन था T20 वर्ल्ड कप का, जिसमें टोटल 16 टीम ने पार्टिसिपेट किया था। फिर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है रहमानुल्लाह गुरबाज फ्रॉम द पाकिस्तान, जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए हैं वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप में जो विनर टीम है मतलब इंडिया, उसको जो प्राइज मनी है वो $2.45 मिलियन की है। युवराज सिंह, क्रिस गेल, शाहिद अफरीदी एंड उसेन बोल्ट ये आपके ब्रांड एम्बेसडर थे वर्ल्ड कप के लिए। कौन कौन से स्टेटमेंट या कितने स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, ओनली 4 इनकरेक्ट, ओनली 2, ओनली 3 या ऑल आर करेक्ट। तो आपको सही आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये सारी बातें हमने कल के वीडियो में करी थी कि कौन सा एडिशन है, कितनी टीम है, सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं, सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए हैं, कौन कौन यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर रहा है, प्राइज मनी, ये सब कुछ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। बस आपको सही आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए करेंट अफेयर्स के साथ। जाते जाते लिंक को शेयर करके जाएंगे अपने वो सारे फ्रेंड्स जो वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाएंगे, और क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर कमेंट सेक्शन में देना नहीं भूलेंगे। ओके, सो मिलते हैं, टेक केयर।